किसी भी देश में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वित्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों की वित्त तक आसान पहुंच बनाने का काम बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र जमाओं को प्रोत्साहन देता है और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण वितरण के माध्यम से किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए भारतीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों को काफ़ी प्रमुखता के साथ में लागू किया जा रहा है। तो हम वित्तीय समावेशन के साथ साथ राजस्थान में जो बैंकिंग परिदृश्य है उस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर अभी हम आज बात करें तो हमारे यहाँ पर औसतन 10,000 लोगों पर एक बैंक शाखा है और राज्य के बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए लगभग हर 42 वर्ग किलोमीटर में एक बैंकिंग शाखा हमको प्राप्त होती है। 2022 तक की अगर हम बात करें तो जो ऋण और जमा का अनुपात है, मतलब जितना रुपया बैंक में जमा है और उसमें से कितना प्रतिशत ऋण दिया हुआ है, तो वो लगभग 80% के करीब है, जो कि केंद्रीय स्तर से 5% ज़्यादा है। इस प्रकार से राज्य में अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर बैंकिंग सेक्टर में हम हमारे पास में उपलब्ध बैंकों की बात करें तो कुल मिलाकर के 8,000 के लगभग हमारे यहाँ पर बैंक हैं, जिनमें से अलग अलग प्रकार के बैंकों की सबसे अधिक मात्रा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है, जो 4,000 से भी अधिक है, लगभग 50% से अधिक। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाएं बढ़ रही हैं और लगभग 1590-1600 के लगभग जो बैंक हैं आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के भी लगभग 1688 बैंक आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और विदेशी बैंक भी सम्मिलित हैं। इस तरह से 8,000 से भी अधिक शाखाएं हमारे यहाँ पर वर्तमान में बैंकों की उपलब्ध है। दोस्तों, लगातार हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िले हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में 100% डिजिटाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पर 4 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से 2021-22 में अजमेर धौलपुर और 2022-23 में जैसलमेर सिरोही का चयन इसमें किया गया है। ये प्रश्न आपके अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर बात करें डिजिटल भुगतान की तो दोस्तों, डिजिटल भुगतान जो है इसको नीति आयोग द्वारा वर्णित किया गया है 5 प्रकार की सुविधाओं के रूप में। इसके अंतर्गत सम्मिलित है USSD बैंकिंग, अर्थात जो कीपैड फ़ोन जो होते हैं उनमें आप *99# इसका प्रयोग करते हुए और सीधे बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है आधार सक्षम भुगतान, अर्थात आधार बेस्ड जो पेमेंट होता है, जिसमें बैंक में जाकर के आप केवल अपना आधार नंबर देकर और आपका जो बायोमेट्रिक है वो स्कैन करके और वहाँ से पेमेंट्स कर सकते हैं। एक और जो उपाय है वो है वॉलेट आधारित भुगतान, जिसमें भीम जैसे जो वॉलेट हैं या फिर फ़ोन पे और पेटीएम, उनके माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। एक और माध्यम है रुपे डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के माध्यम से। तो आप विभिन्न प्रकार के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, वो भी एक तरह का डिजिटल भुगतान है। और एक उपाय जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारे यहाँ पर NPCI के द्वारा लागू किया गया है और जो पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, UPI के आधार पर एक बैंक से सीधा दूसरे बैंक के खाते में बिना किसी वॉलेट के या मध्यस्थ के आप स्थानांतरण कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल भुगतान के कोई 4 प्रकार लिखिए 2 अंकों का प्रश्न, तो आप ये 4 या 5 नाम अगर आप लिख देंगे तो आप इसमें अंक प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं राज्य में चलने वाली विभिन्न योजनाओं की। तो दोस्तों, राज्य और केंद्र दोनों ही स्तर पर इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो पाए, विशेष करके ऋण कार्यक्रमों के रूप में। तो ऋण आधारित कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ शहरी में, इनके माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया था हमारी कक्षा में, तो इन ग्रुप्स को जो है ऋण की उपलब्धता कराई जाती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 50,000 रुपये से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के ऋण भी हमारे यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्टार्टअप
योजना के माध्यम से जो नए नवाचार करने वाले हमारे उद्योग हैं उनको ऋणों की व्यवस्था की जा रही है, जबकि स्टैंड अप के माध्यम से SC और ST वर्ग के और जो महिलाएं हैं ऐसे उद्यमियों को जो है ऋण की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से भी उद्योगों को यहाँ पर केंद्र सरकार ऋण उपलब्ध करवा रही है। इसी तरह राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर कुछ कार्यक्रम चालू किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि और उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ब्याज छूट देते हुए कुछ उद्योगों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विशेष करके सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में ये उपलब्धता की जा रही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से शहरों के छोटे छोटे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ऋणों की उपलब्धता हो रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजनों के लिए भी इस तरह से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था की जा रही है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार बैंकिंग क्षेत्र में विशेष करके ऋण प्रदाता के रूप में काम यहाँ पर कर रही है। राज्य में इसी तरह से बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ई मित्र सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है। ये ई मित्र सेवा केंद्र डिजिटल इंटरफेस पर आधारित है और यहाँ पर जाकर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ आमजनों के द्वारा लिए जा सकते हैं। लगभग 80,000 से भी ज़्यादा ई मित्र हमारे यहाँ पर हैं, जहाँ से बिना बैंक जाए भी आप जो है धनराशि निकाल सकते हैं, जनाधार पर आधारित है। तो जनाधार क्या है उस पर हम किसी एक वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे पूरे प्रोग्राम पर, ठीक है। ई मित्र नागरिकों को सरकारी सूचनाओं और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सिंगल विंडो नेटवर्क के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की जो प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनके बारे में। तो पहले हम समझेंगे वित्तीय समावेशन को कि वित्तीय समावेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 2 से लेकर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप परिभाषा के रूप में याद कर लीजिए कि वित्त समावेशन बैंक खाता खोलने और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। मतलब वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक खाता खोलने से लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अलावा विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि ऋण की सेवा, बचत खाते की सेवा, बीमा सुविधाएं, धन के रेमिटेंस प्रेषण जो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह भेजना उसकी सेवाएं, वित्तीय परामर्श, पेंशन से रिलेटेड सेवाएं, ठीक है, और सलाहकारात्मक सेवाएं सबसे न्यूनतम जो स्तर पर व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसको अंत्योदय हम कहते हैं, उस अंतिम स्तर पर स्थित व्यक्ति तक पहुंचाने को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। समावेशन का मतलब होता है कि सभी को सम्मिलित करना। तो जो अभी तक वंचित है उन लोगों तक आप अगर वित्तीय सेवाएं पहुंचा पा रहे हैं तो वही वित्तीय समावेशन है। और इन सेवाओं में केवल और केवल बैंक खाता खोलना ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा, धन प्रेषण और पेंशन जैसी सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। इस सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को ऋण मिले और उन सभी को एक तरह से वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जा सके। बैंक द्वारा भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें विशेषकर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, ताकि अगर कहीं पर ब्रांच नहीं है तो भी उस ब्रांच की सेवाएं प्रदान की जा सकें। तो बहुत से आउटलेट्स जो हैं बनाए गए हैं और बैंकिंग सेवाएं वहां से भी लोगों को प्राप्त हो पा रही है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो ऋण, बीमा और पेंशन क्षेत्र से जुड़ी है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया योजना। तो जैसा मैंने बताया, स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बैंक द्वारा वर्ष में कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को जो है यहाँ पर ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी हर माह, ठीक है। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसका नोडल बैंक कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर जो है नोडल बैंक के रूप में बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? संस्थागत ऋण संरचना की जो वंचित आबादी है उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की, तो ये ध्यान रखिए आप, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण इसके अंतर्गत आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए भी इसमें ऋण दिया जाता है और ये 2025 तक योजना लागू है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना पेंशन के अंतर्गत हमारे कामगारों को लाने के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं?
ऐसे क्षेत्र जिसमें ना तो ESIC की सुविधा है, ठीक है, ना PF जो PF उनका कटता हो, और जो मतलब कि दिहाड़ी मजदूरी के जैसे काम कर रहे हैं, जिनके लिए कोई विशेष संरक्षण, उनको बीमा, ठीक है, या फिर पेंशन, और या जो सेवा सुरक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं उनको नहीं मिलती है, वो सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं वो संगठित क्षेत्र में माने जाते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं, जिनकी योग्यता न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष तक हो, जिनकी आय, और जो 18,000 रुपये प्रति माह से कम पर कार्य करते हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर पेंशन की सुविधा देने के लिए मई 2015 में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह प्रतिमाह गारंटेड 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की पेंशन इसमें दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था इसमें की जा रही है। 1 अक्टूबर 2022 से जो भी आयकर दाता है या रहा है वो इसमें पात्र नहीं होगा शामिल होने का। पहले ऐसा नहीं था, पहले असंगठित क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी इसका पात्र था अटल पेंशन योजना का, लेकिन अभी जो है APY में शामिल होने के लिए कोई भी ऐसा पात्र नहीं होगा जो कि आयकर दाता हो। पुराने जो शामिल है वो ठीक है। एक और योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में शुरू की गई है। ये भी अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। तो ज़्यादातर योजनाएं आप देखेंगे अप्रैल में ही हैं, 15, 2016, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है मुद्रा का? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो मुद्रा शॉर्ट नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? इसके द्वारा एक तरह से जो बैंक हैं, ऋण बैंक देते हैं, लेकिन ये मुद्रा क्या है? मुद्रा एक संस्थान है। तो ये क्या करता है? बैंकों को पैसा देता है और फिर बैंक उसको डिलीवर करते हैं लोगों को। ये मिलते हैं गैर कॉरपोरेट क्षेत्र में, मतलब बड़े जो उद्यमी हैं उनको नहीं मिलेंगे, या गैर कृषि MSME उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण। तो कम छोटे ऋण, 10 लाख रुपए बहुत छोटा ऋण है। 10 लाख तक के कोलेट्रल फ्री, मतलब आपको कुछ भी जो है उसके बदले में परिसंपत्ति रखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का ऋण ये है। तो कोलेट्रल फ्री ऋण देने का प्रयास इसमें किया जाता है। 3 श्रेणियां हैं, पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। तो पहले शिशु ऋण दिया जाता है, अगर शिशु ऋण समय पर चुका दिया जाए तो फिर किशोर ऋण और फिर तरुण ऋण। इस तरह से कदम कदम पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऋण कौन देता है? बहुत से संस्थान, जैसे बैंक, NBFC कंपनियां, MFI जिनको सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहते हैं, या फिर कोई भी वित्तीय मध्यस्थ, ये मुद्रा ऋण देने का काम करते हैं। इसी तरह से वित्तीय समावेशन का एक और चरण जिसको हम बीमा योजना कहते हैं, वो भी सरकार दे रही है, जिसमें सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए तक का ऋण, जो बीमा है लगभग 330 रुपये प्रति ईयर आपका जो है चार्ज लिया जाता है बैंक से, और इसमें कोई भी बीमारी होने से या किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का ऋण बीमा पूरा दिया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना में अगर होता है किसी का देहांत तो 12 रुपये में ये जो है आपका बीमा किया जाता है और अकाउंट से ये ऑटोमेटिक कट जाता है। इस सभी को करने के लिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। तो ये एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो बैंकिंग, बचत, जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। तो मतलब वित्तीय समावेशन के लिए ही ये सारी की सारी योजनाएं हमारे यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये था राजस्थान के बैंकिंग परिदृश्य के बारे में। एक और वीडियो में जो है मैं आप सभी को राजस्थान में चलने वाली जो योजनाएं हैं बैंकिंग क्षेत्र की, उन पर भी जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो बने रहिए इसी तरह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।